हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 आप लोगों को बता दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। चूँकि पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आपको देखना ज़रूरी है, तभी आपको लेसन बाय लेसन पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला जो आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, लाइव क्लास करें, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि छाया किसे कहते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, छाया किसे कहते हैं। तो देखिए, छाया क्या है। आप लोग भी जब आप एक विलेज से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि छाया किसे कहते हैं, लेकिन उसको आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि इसका हम डिफिनीशन किस प्रकार से व्यक्त करें, इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करें। आप समझ रहे हैं कि छाया क्या है, लेकिन आपको डिफिनेट करने नहीं आ रहा है, तो हम बता देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, यानी प्रकाश जहाँ से जा रही है, गमन पथ क्या हो गया, गमन माने जाना, तो जिस पथ से प्रकाश जा रही है उस पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। जहाँ से प्रकाश जा रही है उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए जिससे कि प्रकाश आर पार ना कर सके। वैसा अगर वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, और जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक हम आपको उदाहरण देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वृक्ष के नीचे जो होता है छाया होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वृक्ष पर तो उसके नीचे छाया बनता है। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, और जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें वहाँ से आती है तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं अपारदर्शी है, तो वह पेड़ के पत्ते को पार नहीं कर पाती है, और जिसके कारण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। और यही कारण है कि पत्ता जो होती है पेड़ का, उसके पीछे एक अंधेरा काला क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो यही कारण है। सिंपल परिभाषा हो गया। आप एग्जाम्पल के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पत्ती पर पड़ती है तो पत्ती को पार नहीं कर पाती है, और जिसके कारण पत्ती के नीचे, पत्ती के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन था, इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। यह जो है सूरज है, ठीक है। और देखिए सूरज का प्रकाश पड़ रहा है किस पे, अपारदर्शी वस्तु पे। सूरज का प्रकाश किस पे पड़ रहा है, अपारदर्शी वस्तु पे। तो यह जो सूरज का प्रकाश है यह यहाँ तक तो आती है लेकिन इसे पार नहीं कर पाती है। तो इसके कारण, इस अपारदर्शी वस्तु के कारण देखिए पीछे एक अंधेरा काला क्षेत्र बन रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया। इसी को हम लोग छाया कहते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो अगर जब भी हम स्टडी आप लोगों को कराते हैं तो बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिए, तभी आपको एक बाय एक प्रश्न आपको याद होता चला जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं दर्पण लेंस के बारे में। लेंस तो अगले वीडियो में पढ़ना है लेंस के बारे में, इस वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश का परावर्तन जो है हमारे चैप्टर का क्या है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर का हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये भी आप सुने होंगे, लेकिन इसे परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी चीज़ को सुनकर अगर उसको हम डिफिनेट कर दें, परिभाषित कर दें, तो वह जो अपने मन से जो परिभाषित किया हुआ जो वाक्य होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल होता है। तो प्रयास करें कि अपने मन से यथासंभव उत्तर दें।
देखते होंगे आप परीक्षा के कॉपियों पर, परीक्षा के सवालों पर लिखे होते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने मन से मतलब कि जवाब दें, अपने शब्दों में लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। तो जब अपने से लिखेंगे, किताबी कीड़ा नहीं बनना है आपको। तो चलिए, सबसे पहला बात है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, और हाँ, अगर इन सभी प्रश्न उत्तर को आप नहीं लिख पा रहे हैं इतना जल्दी में, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा आसानी पूर्वक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, मान लिया जाए कि नीचे हम एक मिरर दे देते हैं, दर्पण रख देते हैं, और उस पे नीचे हम एक दर्पण रख देते हैं और ऊपर से हम टॉर्च की फोकस को मारते हैं। जब टॉर्च की लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो मिरर से, दर्पण से टकराकर वह अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। देखे होंगे आप, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो दर्पण लेकर जब सूर्य के प्रकाश की ओर करते हैं तो वह अपने ही माध्यम में लौटने की ओर जाता है, अपने ही माध्यम की ओर जाता है। तो इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ज़्यादा देखिए, डिफिनीशन कुछ याद करने की बात नहीं है। जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि छाया क्या है, तो आपको अपने आप पेड़ का एग्जाम्पल याद आ जाएगा। जब पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो दर्पण वाली बात याद आ जाएगी कि सर कहते थे कि जब सूरज की प्रकाश आ रही है और उसी की ओर दर्पण को अगर ऐसे किया जाए तो उसी दिशा में प्रकाश परावर्तित होने की ओर जाती है। तो इसी को तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस तरह से लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो लौट रहा है, अपने माध्यम में लौट रहा है, उसी घटना को तो हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम एक फिगर द्वारा समझते हैं, देख लीजिए, इसे हम एक फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए, यह जो है एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। यह जो देख रहे हैं एक प्रकार का दर्पण है। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से आ रही है, ना कि यहाँ से, क्योंकि इसमें जो है दोनों एक तरह के, लेकिन तीर का जो निशान ऐसे दिया हुआ है, इसे देखिए, इसमें जो है ऐसे दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है और अपने ही माध्यम में सीधा अपने ही दिशा में लौट जाती है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इस फोटो को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यह जो फोटो होगा आपको परीक्षा में बनाना ही होगा। जब इस फोटो को बनाते सहित आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अंक मिल जाएंगे, और जिससे आपको बहुत ही सर्वोत्तम नंबर से पास होने की युक्ति मिलती है। तो अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक अपने मन से लिखना चाहिए, और अपने मन से लिखने के लिए आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इस इमेज को देखिए, यही कारण है प्रकाश का परावर्तन का। फिर से देख लीजिए एक बार, यह एक प्रकार का दर्पण है। क्या है? दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, ऐसे एरो बना देना है, डेफिनेटली एकदम एरो बनाना नेसेसरी है। और यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से फिर परिवर्तन हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव, थोड़ा देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ते हैं तो उसका क्या हो सकता है। देखिएगा, किसी सतह पर, यहाँ पे नहीं हो रहा है कि दर्पण की सतह पर, यहाँ पे लिख रहा है किसी भी सतह पर। या तो वो धरती का भी सतह हो सकता है, दर्पण का भी सतह हो सकता है, थाली का भी सतह हो सकता है, दीवार का भी सतह हो सकता है, लकड़ी का भी सतह हो सकता है, और कोयला का भी सतह हो सकता है। यहाँ पे किसी भी सतह पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ते हैं तो उसका क्या हो सकता है। पहला, अवशोषण। उसका अवशोषण भी हो सकता है। अगर वह प्रकाश की किरणें दीवार पर अगर पड़ जाए तो उसका अवशोषण भी हो सकता है। दूसरा, पार भी हो सकता है। अगर उसका प्रकाश की किरणें कांच पे पड़े तो वह पार भी हो सकता है।
तीसरा परावर्तित भी हो सकता है। यदि दर्पण पर पड़ता है तो वह परावर्तित भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दिया हुआ है कि किस सतह पर पड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी सतह पर। और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी अवशोषण भी हो सकता है, लाइट जो है आर पार भी हो सकती है और परावर्तित भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें देखिए गलती क्या करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ते हैं तो उसका क्या हो सकता है, तो जल्दबाजी में वो परावर्तित मार देते हैं, क्योंकि दर्पण पर पड़ेगा तो वह परावर्तित होगा, यह सर पढ़ाए हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रश्न को देख लिया जाए अच्छे तरीके से तो हम वादा के साथ कहते हैं कि एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव तो खैर गलत होगा ही नहीं। और अब तो है बिहार सरकार के द्वारा, माननीय आनंद किशोर जी के द्वारा बहुत ही अच्छा पैटर्न लाया गया है कि अब 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और देखेंगे कि जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है, जिसमें हमको कन्फर्मेशन है कि इसका आंसर यही होगा, तो उसी को मारना है। अगर जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है कि यह आंसर नहीं होगा, ये होगा कि ये होगा, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, उसको छूने का भी प्रयास मत करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगला प्रश्न देख लेंगे, सब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के आधार पर देख लेंगे। यहाँ पे प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति का मतलब जानते हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह क्या है जी, आगे हम पढ़ाएंगे। ऐसे थोड़ा सा अभी हम बता देते हैं, आगे आपको पढ़ना है कि परावर्तक सतह क्या है। तो परावर्तक वो ऐसा सतह जिसे प्रकाश की किरणें आए और अपने ही माध्यम में लौट जाए, परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह क्या हुआ, जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, जो प्रकाश को परावर्तित कर दे उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे हो जाएगा दर्पण, ठीक है, जैसे हो जाएगा दर्पण, थाली भी हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे थाली से भी थोड़ा बहुत प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, इससे नियमित और अनियमित परावर्तन संभव है। पहला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर मारना है दो प्रकार के। और परावर्तक सतह से कितने प्रकार के परावर्तन संभव हैं, तो ये भी हो जाएगा दो प्रकार का परावर्तन संभव है। देखिए अच्छे से पढ़िए, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं और परावर्तक सतह से कितने प्रकार के परावर्तन संभव है, तो दो प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अब पढ़ना है कि नियमित परावर्तन क्या है। चूँकि हम आपको बताए हैं कि पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ाएंगे, एक भी अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हम वादा के साथ कहते हैं कि जो मेरे चैनल से पढ़ लेंगे, जो मेरे वीडियो को देखेंगे, उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, पहला है नियमित परावर्तन क्या है। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथी, भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार में या दोस्त सखा कोई भी हो, अगर वो लोग मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो उनके पास इस वीडियो को प्लीज़ अवश्य शेयर करिएगा, उनको अच्छे तरीके से बताइएगा, ये मेरे लिए आपको करना होगा। तो पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन तो वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित मतलब अब समझ, नियमित का मतलब आप जानते हैं कि नियम के अनुसार। तो नियमित हो गया कि वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से, देखिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है। देखिए ध्यान से जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो हर एक सब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे। ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आता है जी, ऑब्जेक्टिव का कोई अलग किताब नहीं होता है, इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको ऑब्जेक्टिव को छांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि नियमित परावर्तन कैसे सतह से संभव है, तो चिकनी और चमकीली। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन गया कि नियमित परावर्तन
कैसा सतह से संभव है? तो हो जाएगा चिकनी और चमकीली सतह से। तो इसका आंसर होगा कि वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे फिगर को देख लीजिए, यह एक सतह है, ठीक है, यह एक सतह है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया अपने ही माध्यम में लौट गया, यहाँ से आया परावर्तित हो गया, यहाँ से आया परावर्तित हो गया। तो यह नियमित रूप से हो रहा है। यह चिकनी है, चिकना सतह है और यह नियमित रूप से आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या? नियमित परावर्तन। अब देख लेंगे अनियमित परावर्तन क्या है, ठीक है। अनियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से, देखिए किसी भी प्रकार के परावर्तन को होने के लिए चमकीली सतह आवश्यक है, क्योंकि जब तक कि चमकीला सतह नहीं रहेगा परावर्तन होएगा ही नहीं उससे। जब तक कि चमकीला सतह नहीं होता है प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो उसको हम परावर्तक सतह नहीं कहेंगे। जिस चीज़ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा उसको हम परावर्तक सतह नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रुखड़ी हो जाएगा, बस वहाँ पे चिकनी था, यहाँ पे चमकीली का चमकीली तो रहेगा ही, क्योंकि कोई भी परावर्तक सतह हो उसे चमकीला होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो अनियमित परावर्तन में हो जाएगा कि वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है। अनियमित रूप से यहाँ पर बस और बस दो शब्द चेंज हुए हैं। पहला यहाँ पे चिकनी था जो रुखड़ी हो गया, और यहाँ पे नियमित था जो अनियमित हो गया, ठीक है। तो लिखना है इसको इस प्रकार से कि वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अब इसका फिगर देख लेंगे थोड़ा। फिगर है, देख लीजिए, यह जो था वो जो था चिकना था, लेकिन यह चिकना है, वक्र है, वक्र ऊपर नीचे वक्र है, यह चिकना नहीं है। तो इसको और देखिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ गया, फिर इधर यहाँ से आ गया, फिर ऐसे हुआ, इसी पर लौट गया। तो यह जो है नियमित रूप से नहीं हो रहा है, कहीं यहाँ से आता है यहाँ से लौट जाता है, कभी यहाँ से आ रहा है यहीं से लौट जा रहा है, कभी सीधा आता है सीधा चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह जो है नियमित रूप से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम नियमित परावर्तन नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दोनों में आप फर्क जान गए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देख लेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम नियम को देख लेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ये तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे ही। थोड़ा सा आगे हम फिगर देख लेते हैं कि फिगर किस प्रकार से होता है प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। यह जो नीचे देख रहे हैं ऐसे ऐसे, यह जो नीचे देख रहे हैं जी, यह जो है दर्पण है। क्या है? परावर्तक सतह है, दर्पण है, परावर्तक सतह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किरणें आ रही हैं, यहाँ पे देख लीजिए किरण जो है आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किरण आ रही, देखिए ऐसे ऐसे करके एरो दिया हुआ है। तो यह जो हो गया आने वाली किरण, आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तक सतह पर आ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तित सतह से टकराकर जा रही है, लौट रही है, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित हो रही है, फिर से देखिए यह एक प्रकार का सतह है, और सतह पर जो किरण आ रही है तो वह आपतित किरण कहलाती है, और सतह से टकराकर जो किरण जा रही है, परावर्तित हो रही है, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो तीन चीज़ तो आप जान गए। देखिए इसको दर्शाना है, फिगर को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाना है, और दर्शाने के लिए आपको परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यह अगर देख लेते हैं, इस फिगर को अगर आप देख लेते हैं तो आपको आशा करते हैं 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक दर्पण बना देना है, सतह बना देना है, उसके बाद एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित होने वाली किरण को, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यह दोनों के बीच एक डॉट डॉट करके एक देख रहे हैं लाइन बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इस क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। तो एक हो गया आपतित किरण,
दूसरा हो गया परावर्तित किरण और तीसरा हो गया अभिलंब। और यही तीनों जब जान लेंगे आप तो परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। जब तक कि ये तीनों नहीं जानेंगे परावर्तन का नियम नहीं पढ़ेंगे। तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ताकि छोटा छोटा वाक्य पहले आपको बता दें, उसके बाद बड़ा वाक्य को, बड़ा प्रश्न को समझने में कोई परेशानी न हो। तो 3 चीज़ 4 चीज़ तो जान लिए कि पहला परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब देखिए, अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे एक आपतित किरण, यह जो देख रहे हैं आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, ठीक है। और यह जो है क्या है, अभिलंब है। तो यह दोनों के बीच जो कोण देख रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, ऐसे आप इससे समझ लीजिए और स्पेशल वीडियो में भी समझ लीजिएगा, तो आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से समझिएगा। परावर्तक सतह, ये तो परावर्तक सतह है ही। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपतित किरण जिधर है उधर आपतन कोण हो जाएगा, जिधर परावर्तित किरण है उधर परावर्तन कोण हो जाएगा। और अब देखिए अभिलंब के बीच और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है, कोण, परावर्तन कोण। तो अब तो देख लिए, पहला देख लिए परावर्तक सतह, दूसरा देख लिए आपतित किरण, तीसरा देख लिए परावर्तित किरण, चौथा देख लिए अभिलंब, पांचवा आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, एक सेकेंड देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बिंदु है आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यह जो बिंदु आपको नजर पड़ रहा है बीच में, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। नीचे देख लीजिए, नीचे यहाँ पे देख लीजिए एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जहाँ पे आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। आपतन कोण इस इंसिडेंट एंगल, परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो खैर इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में आप पहले जानिए। तो इसमें तो आप देख लिए 4-5 चीज़ को कवर किए। पहला परावर्तक सतह, दूसरा आपतित किरण, तीसरा परावर्तित किरण, चौथा आपतन कोण, पांच परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे, ये तो आप जान लिए, अब हम लोग जानेंगे इसका डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन है परावर्तक सतह किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं। और इन सभी बातों के बारे में हम पहले भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे चुके हैं। तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, देखें अब अभी जो इमेज दिखाए यह एक दर्पण है, ठीक है, परावर्तक सतह है और इस पर किरण आई ऐसे और ऐसे लौट गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। तो वही लिखता है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण हम पढ़ाए आपको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हमने आपको कहा कि जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण, और ये दोनों के बीच का जो एक डॉट डॉट करके है उसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब। तो यहाँ पे है आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा है परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल था, आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए
आपतन बिंदु किसे कहते हैं ये सब अब पढ़ना। आपतन बिंदु हमने आपको अभी बताया था कि आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, परावर्तक सतह के, हमने आपको बताया कि यह जो देखिए इमेज देख लीजिए थोड़ा सा फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे है ना आपतित किरण इस बिंदु पर आ रही है, इस बिंदु पर आपतित किरण आ रही, तो इसको देखिए दर्शाया हुआ है आपतन बिंदु, है ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, टू यही बात यहाँ पे आ रही है कि आपतन बिंदु क्या है। यहाँ पे है आपतन बिंदु क्या है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। हमने पहले बताया आपको कि आपतन बिंदु, देखिए इस बिंदु पे आ रही है इसलिए क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट, आपतन बिंदु। तो अब है अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और यह जो अभिलंब मैंने आपको बताया था कि ऐसे है और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो एक बिंदु हो जाता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर ही तो आ रहा है ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर ही ना आ रहा है जी, तो इसलिए हम इसको कहेंगे आपतन बिंदु। तो इसका हम परिभाषा देंगे कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का परिभाषा वैसे पूछता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए जो लोग फिगर को समझे होंगे अच्छे तरीके से, जो लोग फिगर को अच्छे तरीके से समझे होंगे उनको ये सब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो लोग अभी फिगर को समझे होंगे वो मेरे आंसर बताने से पहले ही वो आंसर को प्रस्तुत कर चुके होंगे, क्योंकि जो लोग फिगर समझ जाएंगे उनके लिए यह प्रश्न कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अभी भी फिगर आप अगर अच्छे से नहीं समझे हैं तो फिर से बैक जाकर फिगर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल्स में, इतना विस्तार से, इतना शुरू से आपको यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे, मेरा वादा है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे। तो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण तो बिल्कुल इजी है जी। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। परावर्तित कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, अब है कुछ आपको पहचानना है, देख लीजिए। कहता है चित्र के माध्यम से, क्वेश्चन है कि चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें। चित्र के माध्यम से कहता है, पहला परावर्तक सतह। देखिए यह भी जो है समझने का एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है, तो अगर इससे भी आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहता है कि चित्र यहाँ पे दिया गया है, समझना है उसको कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे है पहला परावर्तित किरण कैसे होगा, तो यह जो है पहला परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह कौन है, मतलब कैसे बनता है इसका इमेज, इसका फोटो। तो देखिए यहाँ पे है परावर्तक सतह का ये फोटो है, देख लीजिए यहाँ पे परावर्तक सतह है, ऐसे कर देना है और ऐसे 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 कर देना है, यह बन गया परावर्तक सतह। दूसरा कहता है आपतित किरण, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो आगे परावर्तक सतह पार देना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, और यहाँ पे क्या इस तरह से एरो का निशान देना है, ताकि एरो का निशान से पता लगे कि यह जो किरण है आ रही है। अगर इसी एरो को अगर इस तरह से पालेंगे तो यह परावर्तित किरण हो जाएगा, ध्यान रहे एरो के चिन्ह को पालने में। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे पार देने हैं, जो कहे, जैसे देख लीजिए परावर्तित किरण है, इसको इमेज को बना देने हैं। तो परावर्तित किरण है तो परावर्तक सतह पार के ऐसे कर देंगे और एरो को ऐसे कर देंगे। आपतन बिंदु है तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे एरो दे देंगे और यहाँ पे एक बिंदु बना देंगे, यही हो जाएगा आपतन बिंदु। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इमेज हैं। देखिए एक मौका समझा देते हैं इमेज के माध्यम से। यह जो है परावर्तक सतह है, क्या है, परावर्तक सतह है। नंबर 1 देख लीजिए, नंबर 1 जो बनाया हुआ है परावर्तक सतह है। देखिए नंबर से आपको हम समझाते हैं। नंबर 1 में क्या है, परावर्तक सतह ऐसे ऐसे करके पारा हुआ, देख लीजिए। नंबर 2 है आपतन बिंदु, नंबर 2 में क्या है, बिंदु पर है, देख लीजिएगा बिंदु पर बनाया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, नंबर 2 जो है
बिंदु हो गया, ठीक है। नंबर 3 कहाँ पे है? नंबर 3 ए है, यानी आपतित किरण है। यह किरण आ रही है तो इसलिए आपतित किरण है। नंबर 4 कहाँ है? नंबर 4 ए है, यानी कि यह अभिलंब है। देख लीजिए, आपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब है। अभिलंब का परिभाषा होता है क्या? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, तो यह अभिलंब है। 5 नंबर प्रश्न है परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तक सतह से जाने वाली किरण है परावर्तित किरण। नंबर 6 है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण। और 7 नंबर है परावर्तित कोण, परावर्तक कोण। क्या है? परावर्तन कोण, ठीक है। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो यह जो 7 नंबर प्रश्न है यह परावर्तन कोण हो गया। तो चलिए, आज बहुत टाइम हो गया। कल हम लोग कवर करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। कल यानी पार्ट नंबर 3, फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और इसके आगे के बात को हम लोग बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग साइंस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और उससे पहले हम कहना चाहें कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तथा इस वीडियो को अगर देखकर लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और समझाने में तो आप समझ सकते हैं कि कितना हम अपना एनर्जी को खपत करते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।